एक बार चेक कर लो, और जिन लोगों के जो भी डाउट है 2015 वाले पेपर में वो बताओ। तो इसमें क्या है, 12 तक है ना, 15 MS। 2015 जो था उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 2015 में फर्स्ट टाइम। 14 का है, अच्छा मैंने 14 का डाउनलोड कर लिया। 14 तक ऑफलाइन होता था पेन पेपर से, जैसे आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हो कॉलेज में वैसे ही। 15 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम शुरू हुआ था, मतलब कंप्यूटर टेस्ट, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर से 2015 से जैम स्टार्ट हुआ। उससे पहले ऑफलाइन होता था, सेंटर पे जाके अपना पेन पेपर से, जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। सब्जेक्टिव भी आते थे, आपने देखा होगा 15 से पहले सब्जेक्टिव भी आते थे। ठीक है, तो 2015 में जो भी क्वेश्चंस है आप चैट में लिखो, जिन लोगों ने ट्राई किया है वो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 15 में 13 45 23, अच्छा 13। जैसे ये सब डेटा है, ये कहीं यूज़ होगा इंड, है ना, जैसे यहाँ दे रखा है कि 5 of 1.2, ये सब क्वेश्चन में यूज़ होगा। जैसे ये log 2 है, तो log 2 का मतलब log 2 विथ बेस, है ना, ये ई है, तो 0.693। log 2 विथ बेस 10 लोगे तो 3.3010 आएगा। 13। सो इसके कई सारे तरीके हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो, दूसरा मैनुअली भी हो जाएगा। तो इसने क्या बोला, देर आर 2 बॉक्सेस, है ना। सो 2 बॉक्स है, ईच कंटेनिंग 2 components, each component is defective with probability 1/4 independent of all other components, and then the probability that exactly one box contain exactly one defective component। तो इसमें दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो आप, मैं आपको बता देता हूँ। सो एक्स, अभी के लिए आप एक्स मान लो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट इन अ बॉक्स एक है, और दूसरा वाई ले लो, नंबर ऑफ बॉक्स कंटेनिंग
एटलीस्ट वन डिफेक्टिव कंपोनेंट। और इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं है x मोर देन इक्वल टू वन, एटलीस्ट वन ना, यही है ना। तो इसका मतलब y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये होगा बाइनोमियल n कॉमा p, सो नंबर ऑफ बॉक्स कंटेनिंग दिस, है ना। तो कितने हमारे पास बॉक्स हैं, दो बॉक्स है, ईच में दो कंपोनेंट है, तो n की वैल्यू 2 है, और यहाँ जो p होगा इसमें वो होगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू वन। बाइनोमियल एन पी होता है ना, तो एन यहाँ पे ये है, पी की जगह आएगा प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू वन। और अगर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, सो बाइनोमियल देर आर टू, और कह रहा है कि ईच कंपोनेंट डिफेक्टिव विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। तो कितने डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, ये रहा। ठीक है, सो कहने का मतलब यहाँ अगर एन पी लिख दूँ मैं, लेट से 2 कॉमा पी लिख दूँ, so this p is nothing but, so this p is where this p is probability capital X more than equal to 1। अब कर पाओगे, देखो ठीक से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक से रियलाइज करो। ये क्वेश्चन पूछ रहा तुमसे। ओके जी, डाइजेस्ट हो रहा नहीं क्वेश्चन, देख लो, नहीं तो फिर पूछो। दूसरा ऑप्शन भी है, तो तो नेक्स्ट क्या है, ठीक है भाई, समझ आ गया, करके देखो सॉल्व, आंसर आया कि नहीं। तो पहले ये निकाल लो p की जो वैल्यू है, ये जो स्मॉल p है, तो जो स्मॉल p मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू वन, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन वन, लेस देन मतलब जीरो, सो 1 माइनस नो डिफेक्टिव मतलब ऑल आर गुड, सो 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 9/16, तो 7/16 हो गया, देखो। ओके, और यहाँ से क्या आ गया, आपसे पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। अच्छा, एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, एक मिनट, मैंने सही से पढ़ा नहीं क्वेश्चन, है ना। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, मैं एक्चुअली जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो एटलीस्ट वन डिफेक्टिव लेके कर रहा हूँ, है ना, तो हमें बोला है एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, सो मैंने पढ़ने में गलती की है,
ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मैं एटलीस्ट 1 पढ़ा हूँ ना, यहाँ पे एटलीस्ट 1 लिखा हूँ, हमें तो एग्जैक्टली 1 बोला हुआ है। ठीक है, निकाल लो इसको, हो गया। किसका डाउट है ये, हाँ जी भाई, तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ऐसे लिख दिए क्वेश्चन। कौन है CSIR, क्या है भाई CSR, तुम्हारा ही डाउट है ना ये, देखो बताओ इसमें क्या है डाउट। मान लो मैंने पहले गलत लिख दिया, इतना भी तुम ध्यान नहीं दिया कि मान लो गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये सर कुछ भी लिख दो क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, एनीवे सॉल्व कर लो इसको। एक्स को ना एटलीस्ट 1 नहीं था, एग्जैक्टली 1 बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, नॉट एटलीस्ट 1, तो मैंने एटलीस्ट 1 लिख दिया था ना। तो x इज इक्वल टू 1, ये p है, x इज इक्वल टू 1 हो गया। सो x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 2 चूज 1, 1/4, 3/4, 6/16 ना, ये आ गया, तो ये हो गया 6/16। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y इज बाइनोमियल 2,6/16। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 बताओ, कि एग्जैक्टली 1 बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, तो ये हो गया। y इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 2 चूज 1, 6/16 एंड 10/16। ओके जी, चलिए। कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ, किसका डाउट था ये, लोगों का डाउट बताना ही नहीं इन लोगों का, बस ऐसे क्वेश्चन लिख दिए मजे लेने के लिए, बस हो गया। भाई सीखना है तो सॉल्व करो, नहीं तो छोड़ दो, एनीवे कर लेना, छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, 23। 45। सो 23 क्या कह रहा है कि ये तो एग्जाम्पल लेके तुम डिस्कार्ड करना पड़ेगा, प्रूफ थोड़ा मुश्किल होगा। सो सिंगल करेक्ट है ना ये, तो इसमें एग्जाम्पल ले लो, सुटेबल एग्जाम्पल लेके ऑप्शन को डिस्कार्ड कर लो, ठीक है ना। सो यू कंसीडर सुटेबल एग्जाम्पल। कह रहा है एफ आर से आर में डिफरेंशिएबल फंक्शन इस तरीके से है कि एफ एक्स इंटू एफ डैश नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स। तो ढूंढो ऐसा फंक्शन कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाए फॉर ऑल एक्स, और खुद डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए, और इसका डोमेन आर होने चाहिए, पूरे आर पे डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है ना। सो हाँ जी भाई राहुल, तुम्हारा माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो जोर से बोलो। तो e की पावर -x, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल है जो इसको सेटिस्फाई नहीं, ये पहला वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट, हाँ पहला वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये तब सेटिस्फाई कर सकता है जब मैं ये ले लूँगा तो सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब ये सेटिस्फाई करेगा, यही है। अब देखो दोनों केस में, ये एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, इन बोथ एग्जाम्पल एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा होगा, है ना। तो ये सूटेबल एग्जाम्पल है।
अब देख लो खुद ही ऑप्शन डिस्कार्ड कर लो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। खुद ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सुटेबल ऑप्शन नहीं है खुद ही आउट हो जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बात करें तो ये फंक्शन है, तो ये कह रहा है कि एफ इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये तो ओके है। तो दूसरा एफ इज, तो पहले ऑप्शन की वजह से 2 आउट हो जाएगा। 1 काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स, ठीक है। सो ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा ड्यू टू फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग तो नहीं होगा। अगर मॉड ले लोगे, जैसे मॉड एफ दोनों एग्जाम्पल में, इसमें अगर मॉड एफ लिखोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ मॉड एफ लिखोगे तो भी आएगा ई की पावर माइनस एक्स, है ना, ये रहेगा। तो मॉड एफ इंक्रीजिंग है, मॉड एफ डिक्रीजिंग है, तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। सॉरी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिक्रीजिंग आएगी, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो डिक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग जो बोल रखा है वो आउट हो गया। तो हमने चूंकि 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया तो चौथा ऑप्शन ऑब्वियसली सही हो जाएगा। चेक कर लो। तो ये डिस्कार्ड मतलब ये एलिमिनेशन मेथड हो गया कि हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो फोर्थ वन इज ऑब्वियसली ट्रू। अब प्रूव भी किया जा सकता है, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा ना दिस कैन, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है। तो इसी एग्जाम्पल के लिए तुम कोई भी एग्जाम्पल लोगे ये ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो जनरल इसको प्रूव भी किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, है ना, कि जी एक्स मॉड एक्स है तो क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स है ना, उसके अकॉर्डिंग तुम ओपन कर सकते हो। तो जी एक्स इज एफ एक्स वेन एफ एक्स इज पॉजिटिव, माइनस एफ एक्स वेन एफ एक्स इज नेगेटिव। फिर आगे देखो क्या हो सकता है, तो इस तरह से है, एफ ऑलरेडी डिफरेंशिएबल था तो माइनस एफ भी डिफरेंशिएबल होगा, और मुझे बता रखा है वैसा है, तो आगे तुम प्रूव करके देख सकते हो क्या होगा। तो समहाउ दिखाना है, यहाँ पे क्या दिखाना होगा कि जी डैश एक्स जो आएगा दिस इज, है ना, तो जी डैश एक्स अगर निकालोगे यहाँ से जी डैश एक्स निकाल लो, तो जी डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स होगा व्हेन एफ एक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो ये जैसे एफ डैश एक्स हो गया, ये माइनस ऑफ एफ डैश एक्स हो गया। हमें ऑलरेडी बता रखा है, हमें क्या बताइए, मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी बता रखा है इन्होंने क्वेश्चन में कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव है, और ये तो है ना नेगेटिव है, तो यहाँ तो एफ एक्स पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स नेगेटिव है, ये हमेशा बता रखा है। तो ये मैं डी ऑप्शन को प्रूफ कर रहा हूँ, दूसरा तरीका प्रूफ मेथड है ना। सो अब हमें ऑलरेडी गिवन है ये चीज़, और हमने अज्यूम किया एफ एक्स पॉजिटिव है, तो जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स को नेगेटिव होना होगा, सो दैट दे आर प्रोडक्ट इज नेगेटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। अब एफ एक्स अगर नेगेटिव है, एफ एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, सो दैट प्रोडक्ट नेगेटिव हो, तो एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो माइनस एफ डैश एक्स नेगेटिव है। तो यहाँ से ये जस्टिफाई हो गया कि जी डैश एक्स इज गोइंग टू बी नेगेटिव या लेस देन इक्वल टू 0, है ना, हालांकि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन था। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सो ये प्रूफ है डी ऑप्शन का। सो ये हमने डी ऑप्शन को मैथमेटिकली प्रूफ किया। सो ये भी एक तरीका है, तो ये प्रूफ हो गया कि डी ऑप्शन को प्रूफ कर दिया हमने यहाँ से। वैसे ही सी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा इस तरीके से, फिर खुद ही बाकी भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो, एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, प्रूफ भी लिख सकते हो, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो क्या अगला 40 29 30 35, सर जो 35 है वो फिफ्थ क्वेश्चन है सेक्शन बी का। क्या है क्या है, सेक्शन बी का फिफ्थ क्वेश्चन, फाइव फाइव नंबर का क्वेश्चन है वो 35। अच्छा हाँ मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो है ना, क्योंकि यहाँ इन्होंने नंबरिंग अलग अलग सेक्शन में अलग अलग किया था इस पेपर में, बाकी नहीं किया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सो 29 फिर 30, ठीक है। तो 29 सो यहाँ पे क्या है कि ए कोई 5x3 की रियल मैट्रिक्स है जिसका रैंक 2 है, ठीक है। सो ए बी अ 5x3 मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो रैंक ऑफ ए इज 2, सो व्हाट इज नलिटी ऑफ ए, सो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, टोटल 3 कॉलम है, तो नलिटी इसकी 1 होगी, ठीक है। सो मैट्रिक्स है इसमें रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये फिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स ही होगा। तो रैंक 2 है, नलिटी 1 हो जाएगी। अब बी R5 में है, नॉन जीरो वैक्टर, सो बी बिलोंग्स टू R5, बी अ नॉन जीरो वैक्टर दैट इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए। अब बोल रहा है कि बी जो है ना नॉन जीरो वैक्टर है इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए। इसका ये मतलब है कि जब भी, है ना, सिंपल थ्योरम है। सो लाइक ये जो हमारे पास है, तो ये सिंपल एक है ना रिजल्ट है, इफ बी इज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए then ax is equal to b has at least one solution, ठीक है ना। सॉल्यूशन होने की गारंटी है कि अगर b कॉलम स्पेस में है a का, इसका क्या मतलब है कि b जो है कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स a। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि रैंक ए का और ए ऑगमेंटेड बी का हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि बी ऑलरेडी ए के कॉलम का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो उसका रैंक में कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, क्योंकि वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही है ना। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, और बी जो कॉलम बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में वो ए के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। तो डिपेंडेंट है एक्चुअली, समहाउ बी इज द डिपेंडेंट ऑन द कॉलम्स ऑफ ए, एंड इसका ये मतलब हुआ कि बी से कोई रैंक को फर्क नहीं पड़ेगा, ए का रैंक ए ऑगमेंटेड बी का रैंक हमेशा इक्वल होगा, है ना। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि दैट इज कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हमेशा इक्वल होगा, जो भी होगा इक्वल होगा, है ना, ये है। नाउ आगे बोल रहा है कि एक सेट आपको एस दिया है, ठीक है ना। तो देखो अब एक सेट एस है, एस क्या है, सेट ऑफ एक्स जो कि आर क्यूब का मेंबर है सच दैट ए एक्स इज बी। अब देखो अभी इन्होंने खुद ही बोल दिया था कि बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, सो ए और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक हमेशा इक्वल होगा, तो इसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा। सो दिस सिस्टम विल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो एस विल हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट। तो एस जो है ना, एस इज नॉन एम्प्टी, ये यहां से आ गया, एस क्या है, नॉन एम्प्टी है। एस इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशंस, तो एस इज सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो नॉन एम्प्टी है बिकॉज बी कॉलम स्पेस है ए का, है ना। जैसे इसने कहा एस एम्प्टी है, गलत है। एस में ओनली वन एलिमेंट है, ये भी गलत है, क्योंकि हो सकता है एस के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो है ना, वन काउंटर एग्जाम्पल एंड से फॉल्स। तो इसके पास वन सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि बी सही हो, है ना। सो इट मे हैव वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो गारंटी तो है नहीं कि एक ही सॉल्यूशन होगा। अब आता है सी और डी के लिए, तो उसके बाद देखो आगे नया टर्म आया, डिफाइन द ट्रांसलेशन ऑफ द सबस्पेस वी ऑफ आर क्यूब। तो क्या कर रहा है कि हम एक ट्रांसलेशन डिफाइन कर रहे हैं वेक्टर्स ऑफ अ सबस्पेस वी ऑफ आर क्यूब बाई एक्स नॉट, जो कि आर क्यूब का मेंबर है। तो एक्स नॉट भी आर क्यूब
में बिलोंग कर रहा है और v जो है सब स्पेस है आर क्यूब का। और ट्रांसलेशन को डिफाइन कैसे किया है कि जैसे एक्स नॉट कोई वैक्टर है आर क्यूब में, ठीक है ना, एक्स नॉट इज अ वैक्टर इन आर क्यूब प्लस v वैक्टर स्पेस है, तो ये होगा सेट ऑफ एक्स नॉट कोई फिक्स वैक्टर होगा प्लस v वेयर v इज इन, मतलब ये नया वेक्टर स्पेस टाइप का समझ लो, कुछ बनाया, जरूर नहीं वेक्टर स्पेस हो, एक नया सेट है एक्चुअली, ठीक है ना। नया सेट है एक्स नॉट प्लस वी जहां वी वेक्टर स्पेस में है। तो पूछ रहा है एस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ वन डायमेंशनल सब स्पेस। एस क्या है, किसका ट्रांसलेशन होगा, मतलब ये है कि अगर हम लाइक ऐसा करें एक्स नॉट प्लस एस मान लो, अभी के लिए लिखूं मैं, तो ये क्या बनाएगा, एस है ना, एस क्या सॉल्यूशन स्पेस है इस सिस्टम का, तो मतलब क्या कहो सेट ऑफ सॉल्यूशंस है, नॉट सॉल्यूशन स्पेस, इट इज सेट ऑफ सॉल्यूशंस, एस इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हम क्या कर रहे हैं, एस इज द ट्रांसलेशन ऑफ वन डायमेंशनल सब स्पेस, एस इज द ट्रांसलेशन ऑफ टू डायमेंशनल सब स्पेस। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा फिर से कि एक्स नॉट प्लस एक्स सच दैट क्या लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू s, ये वाला सेट होगा x बिलोंग्स टू s, यही है अभी तो। अब बोल रहा है s इज अ ट्रांसलेशन, है ना, सो डिफाइन अ ट्रांसलेशन ऑफ सबस्पेस v बाय दिस। तो ये एक्स नॉट प्लस वी ना ट्रांसलेशन है किसी, मतलब क्या बोल रहे हो, ट्रांसलेशन ऑफ सबस्पेस v ऑफ आर क्यू बाई दिस, तो v का ट्रांसलेशन हुआ बाई एक्स नॉट, ये है। अब बोल रहा है s खुद ट्रांसलेशन है व्हाट डायमेंशनल सबस्पेस का, सो s ट्रांसलेशन कब होगा किसी सबस्पेस का, ये समझ लो कि इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है आप, ये तो ठीक है, आप इनडायरेक्टली ये समझो कि मैं इसको s के इक्वल कर दूं, ये s के इक्वल हो जाएगा मान लो, तो मुझे बताओ कि ये जो v है उसका डायमेंशन क्या होगा। सपोज दिस सेट इज s, ठीक है ना, अभी मान लिया s इज द ट्रांसलेशन ना, तो x नॉट प्लस v s के इक्वल हो जाए, तो मुझे बताओ कि व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ v बिलोंग्स, मतलब v जिस भी वेक्टर स्पेस में है उसका डायमेंशन क्या होगा। सो किससे ट्रांसलेट हो रहा है ये, सोचो। एस इज अ ट्रांसलेशन बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन है एस इज अ ट्रांसलेशन, तो एक्स नॉट प्लस वी इज अ ट्रांसलेशन ऑफ वी बाई एक्स नॉट, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो एक्स नॉट प्लस वी है दैट विल इक्वल टू बी, और यहां जो एक्स नॉट प्लस वी होता है जब भी आप ऐसा करते हैं, सो ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट डायमेंशनल सब स्पेस, तो यहां पे ये समझना है कि हम इनिशियली एक्स नॉट को सेट एस में ही लेंगे, तो मुझे बताना है कि जो v है उसका डायमेंशन क्या होगा। देखो ये एक्चुअली मान लो एक्स नॉट एस में है एंड v बिलोंग्स टू कैपिटल V, ठीक है, और s आपका है एक्स नॉट प्लस v, तो आपको बताना है कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ v, क्वेश्चन इज व्हाट इज डायमेंशन ऑफ v, ये आपका क्वेश्चन है, देखो 2, ठीक है जी, चेक करो। अभी अज्यूम कर लो, है ना, एक्स नॉट एस में मान लिया हमने और वी वी में है, तो बताना डायमेंशन ऑफ वी क्या होगा, या उल्टा भी कर सकते हैं, एक्स ले सकते हो वहां वी ले सकते हो, है ना, आप एक्स नॉट के बजाय यू कैन कंसीडर एक्स प्लस वी टाइप से, मतलब अभी तो चलो एक काम करता हूँ एक्स नॉट के बजाय, वरना कंफ्यूजन होगा आपको ना, एक्स नॉट को मैं एक्स ही ले लेता हूँ, तो ये तो ट्रांसलेशन डिफाइन किया था। अभी आपको ये समझना है एक्स मान लो खुद एस में है और हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग
ट्रांसलेशन ऑफ एस, तो क्या बनेगा, दैट विल बी v प्लस एक्स वेयर x बिलोंग्स टू s, यही होगा वैसा। अच्छा नहीं, मुझे तो एक्चुअली x प्लस वी को ही s करना है, पहले ठीक था, क्योंकि ट्रांसलेशन s का नहीं ले रहे हैं, s खुद ट्रांसलेशन है किसी सबस्पेस का, है ना, इट्स नॉट s का ट्रांसलेशन, s इज अ ट्रांसलेशन ऑफ सम सबस्पेस। तो s मान लो v का ट्रांसलेशन जो पहले था, ठीक है वही सही रहेगा, तो x कर देता हूँ x नॉट के बजाय, सो x प्लस वी इज s, हाँ ठीक है, अब तो आपको ये समझ आएगा। सो हमने x प्लस वी इज s कर दिया, तो क्वेश्चन है, और x खुद s में है अभी, सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ v, आपको ये बताना है कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ v। देखो तो अगेन ये x प्लस वी का डेफिनेशन तो हमें पता ही है ना, ऐसा रहेगा जहां v बिलोंग्स टू v। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये s के इक्वल हो जाए, x प्लस वी एस हो जाए, तो खुद सोचो x प्लस वी एस कब होगा, जब ऐसा होगा, तो यहां पे ये होगा x प्लस वी, इसको ओपन करो, ए एक्स प्लस ए भी इज इक्वल टू बी, ए एक्स किसके इक्वल है, b के इक्वल है, क्योंकि हम x तो s में ही ले रहे हैं ना, तो मतलब बस यहाँ पे डेफिनेशन में और इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे x नॉट से ट्रांसलेशन हुआ है v का, यहाँ पे v का x से यहाँ पे जो s है ना, x प्लस वी को हम s ले रहे हैं, मतलब वी आर टेकिंग ट्रांसलेशन ऑफ v बाई x, और वो खुद s हो जाए, हमें ये बोल रहा है, तो v का क्या होगा डायमेंशन, ये पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस ए वी इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वी इज इक्वल टू 0, एंड नाउ सो v एक ऐसा वेक्टर स्पेस है जहां पे ए वी 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, ये इसका मतलब जो v मैंने लिया था, सेट ऑफ v सच दैट ए वी हैज टू बी 0, ये मतलब है, सो कैपिटल V इज अ सेट ऑफ v सच दैट ए वी इज 0, और यहां से मुझे बताओ कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ v, तो ए वी ए एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ए एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये इस सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, तो डायमेंशन ऑफ v होगा नलिटी ऑफ ए, नलिटी ऑफ ए, सो दिस इज अ नल स्पेस, v इज द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसका डायमेंशन को नलिटी बोलते हैं, और नलिटी मुझे ए का ऑलरेडी पता है 1 है, तो इसका मतलब है कि S इज द ट्रांसलेशन ऑफ वन डायमेंशनल सबस्पेस, ठीक है, सो S इज अ ट्रांसलेशन ऑफ वन डायमेंशनल सबस्पेस, तो मतलब x प्लस वी एस में आ जाएगा, या x प्लस वी जो है वो S का ही एलिमेंट होगा, तो उसके लिए v को वन डायमेंशनल सबस्पेस होना पड़ेगा। ठीक है जी, सो ये है 29, 30 में क्या था, 30 एफ आर से आर में एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, ओके, तो एक काम करो ना, सिंपली कोई ऐसा फंक्शन ले लो, है ना, कि जो डिफरेंशिएबल हो आर से आर में, डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस हो। अभी के लिए एफ एक्स बराबर मैंने एक्स ले लिया मान लो, चलो एग्जाम्पल के लिए, है ना, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो ये जनरल क्वेश्चन है, किसी भी एफ एक्स के लिए वर्क करेगा, तो मैं डिस्कार्ड ऑप्शन यूज करूंगा, इंस्टेड ऑफ प्रूविंग हम ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि प्रूव करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हो सकता है आप ना भी कर पाओ, या कहीं प्रूफ में कोई एक स्टेप इग्नोर कर दिया, कोई एक कंडीशन इग्नोर कर दिया, तो गलत प्रूफ हो जाएगा जो तुम्हें लगेगा सही है, तो डिस्कार्ड कर लो, एग्जाम्पल से इजी रहता है। सो एफ एक्स को एक्स रख दो, देखो क्या आता है, एफ एक्स को यहाँ पे एक्स रख दो, और देखो इंटीग्रेट करके आएगा क्या, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स को एक्स की पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन, सो एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, सो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 जो कि 1 आ जाएगी, तो ये कह रहा है 0 आएगा, गलत, ये कह रहा है इन्फिनाइट आएगा, ये भी गलत, अब इसके अकॉर्डिंग रखोगे, सो 0 to 1 x dx, तो इसके अकॉर्डिंग 1/2 आएगा, ये भी गलत,
तो इसका मतलब ये सही होगा। और ये सही इसलिए नहीं है कि F1 इज 1 आ रहा है, ये सही इसलिए है क्योंकि बाकी 3 गलत है। सो एग्जाम्पल कैन नॉट इंश्योर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल ने बाकी 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, इसलिए चौथा सही है यहाँ पे, है ना। तो एग्जाम्पल डिडंट प्रूव कि फोर्थ सही है, एग्जाम्पल ने 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। तो एक एग्जाम्पल इनफ है गलत कहने के लिए ऑप्शंस को। तो A B C आउट हो गया करेक्ट होने से, तो ऑब्वियसली डी को करेक्ट होना पड़ेगा। अब नाउ यू टेक एनी एग्जाम्पल, डी ट्रू ही आएगा हमेशा, क्योंकि ये फिर से प्रूव कर सकते हो, यू कैन अगेन ट्राई टू प्रूव। ये है, मैं बाई पार्ट लगा के फिर देखो ट्राई करके कर सकते हो, बाई पार्ट लगा के आ जाएगा, है ना। दूसरा ऑप्शन है कि बाई पार्ट लगा के इसको इंटीग्रेट करो फिर सिंप्लीफाई करो, एट द एंड F1 ही आएगा। तो बाई पार्ट लगा के तुम ट्राई कर सकते हो प्रूव करने का, ये है। लेकिन एग्जाम में थोड़े स्मार्ट बनो, कम टाइम में सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए। सो 30 के बाद 35 था, मतलब 5वां नंबर। सो ये है ना मल्टीवेरिएट का क्वेश्चन है। ये जो होता है ना, जैसे बाईवेरिएट नॉर्मल है, आप लोगों ने बाईवेरिएट नॉर्मल पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं उसे बता देता हूँ। तो जैसे है ना वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का मतलब होता है, जैसे ऐसा लिखते हैं ना, मान लो ऐसा है कि लेट x जो कि x1 x2 है बी अ रैंडम वेक्टर। तो जैसे एक म्यू आता है जिसको लिखेंगे μ1 μ2। सो μ1 का मतलब है e ऑफ x1 e ऑफ x2। तो दिस इज कॉल्ड मीन वेक्टर, इसको बोलते हैं मीन वेक्टर। एक सिग्मा मैट्रिक्स आता है, जिन लोगों ने मल्टीवेरिएट एनालिसिस पर रखा है या, तो इसमें एक मैट्रिक्स होता है 2x2 का। यहाँ आता है कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 सॉरी x1 x1, फिर आएगा कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, कोवेरिएंस बिटवीन x2 x1 एंड कोवेरिएंस बिटवीन x2 x2, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2। तो ये तो सिग्मा 1 1 सिग्मा स्क्वायर ही है। तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर, ये है सिग्मा 2 स्क्वायर, ये सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1, ठीक है ना। और हालांकि ये सेम ही रहता है। तो ये इसको बोलते हैं वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ये जो सिग्मा है ना। सो दिस सिग्मा इज कॉल्ड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। अब आप लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे कि कोवेरिएंस x1 x2 और x2 x1 हमेशा सेम होगा। तो x1 x2 और x2 x1 का कोवेरिएंस हमेशा सेम होगा। तो यहाँ सिंपली आप ये देख सकते हो कि जो सिग्मा का ट्रांसपोज है वो हमेशा सिग्मा के इक्वल आएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, चूंकि आप कोरिलेशन वाला अगर रिजल्ट यूज करोगे, कोरिलेशन के रिजल्ट से देखो, डिटर्मिनेंट निकालो जरा इसका। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा? सिग्मा का डिटर्मिनेंट लोगे तो आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 2। अब इसको दिखाओ, ये क्या होगा? ये हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा। कैसे? कोरिलेशन के फॉर्मूले से आ जाएगा। देखो ट्राई करते हैं ना। सो क्या आएगा, या मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होता है, मैं थ्योरम है इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होता है। सो दिस इज अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। एटलीस्ट ना 0 हटा भी सकते हो क्योंकि वेरिएंस 0 आएगा नहीं, तो यू मे इग्नोर दिस, दिस विल बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, है ना। ये एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होता है। सो दैट इज द रिजल्ट। तो उसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। कैसे प्रूफ करोगे? देखो इसको इधर ले आओ। सो ये जो तुम्हारा रो स्क्वायर होता है, इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करूं तो रो क्या होता है हमारा? ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। सो रो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? इसी का नाम मैंने अभी रखा था, कोवेरिएंस x1 x2 का नाम रखा है
कोवेरियंस 1 2 यही है, स्क्वायर कर लो। तुम्हें पता है ना ये सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 2 सेम ही होता है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली क्योंकि x1 x2 के बीच का कोवेरियंस और x2 x1 के बीच का कोवेरियंस सेम ही रहेगा। तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 2 1 स्क्वायर, ये मैं दिखा रहा हूँ कैसे पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो सिग्मा 1 2 का स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। अब ये तो जानते ही हो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, सो दिस इज मोर देन 0 रहेगा हमेशा। एक केस कुछ केस में पॉजिटिव हो सकता है। सो तो उस केस में क्या आएगा, हालांकि ना ये वेरिएंस है तो ये ऐसा नहीं होगा, बट यू मे राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 मिनट, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा 1 माइनस रो स्क्वायर, तो बेटर है उससे ना। ओके तो बेटर है 1 माइनस रो स्क्वायर के थ्रू जाता हूँ मैं। तो 1 माइनस रो स्क्वायर क्या होगा, अच्छा रो की वैल्यू आप लोग जानते होगे, आप लोग जानते हैं ना रो की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच होती है, सब जानते हैं आप लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो रो स्क्वायर 0 1 के बीच होगी, सो 1 माइनस रो स्क्वायर भी 0 1 के बीच होगी। इसको यूज़ करो जरा, 1 माइनस रो स्क्वायर यूज़ करो तो भी आज इससे आ जाएगा। सो डायरेक्टली आई थिंक प्रूफ करके देखो, नहीं तो इससे नहीं आए कोई और तरीके से आएगा, तो प्रूफ करने के में है ना। तो अगर इसको हम यूज़ करें 1 माइनस रो स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 माइनस रो स्क्वायर लिखता हूँ 1 माइनस रो स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0, देखो आएगा। तो यहाँ से सिग्मा 1 2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, इसको इधर भेज दो। तो सिग्मा 1 2 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा दिस स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 2 स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0, जो कि हमने लिखा था। ठीक है, तो ये इससे प्रूफ हो गया। सो तो बस तुम्हें ये दो प्रॉपर्टी देखनी है जिसको मैंने प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे। सो यू हैव टू सी दैट कि एक तो जो मैट्रिक्स है सिग्मा नॉट फॉर द 2x2 ओनली, किसी भी 3x3 4x4 में भी, लेकिन एग्जाम में आपका बाई वेरिएट तक ही सिलेबस में है, मल्टी वेरिएट में 3 4 वेरिएबल का मतलब मल्टी वेरिएट एनालिसिस एक अलग सब्जेक्ट है। तो फिर भी अगर ऐसा आता है तो एक तो सिमेट्रिक होने चाहिए और दूसरा डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है ना, सो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव और सिमेट्रिक होने चाहिए। देखो तो ऑप्शंस में क्या क्या है, विच वन आर सिमेट्रिक और किसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो बस ये देख लो कि ये सिग्मा मैट्रिक्स है, सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा होने चाहिए, एंड दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, बताओ। सो ये कह रहा है तो करेक्ट हो नहीं सकता। ये ऑप्शन ठीक है ना, और बाकी डिटर्मिनेंट चेक कर लो, ये वेरिएंस है तो वेरिएंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना, डायगोनल पे तो वेरिएंसेस हैं, वेरिएंस x1 वेरिएंस x2, तो हो नहीं सकता। अब वैसे देख लो उसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ठीक है। चलिए आगे। तो ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो 35 के बाद क्या है, 2015 का पेपर में, तो 45 है ना, तो 45 मतलब ये है ना, ये वाला, ये इजी है, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, बाइनोमियल का है, देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि a system comprising of n identical component work at least one of the component works, है ना। सिस्टम कब काम करेंगे, जब कम से कम एक कंपोनेंट काम करेगी। ठीक है, तो इस तरह के ना सीरीज पैरेलल सिस्टम तुमने पढ़ा होगा, तो ये पैरेलल सिस्टम है, कम है ना, सिस्टम विल वर्क इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, तो पैरेलल सिस्टम है ना ये। इस तरह से, इस तरह से है। ठीक है,
है ना, ये इस तरह के सिस्टम है, मान लो कोई भी एक कंपोनेंट वर्क करेगी तो सिस्टम विल वर्क, इस तरह से कुछ समझो, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, nth कंपोनेंट। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या बोला इसने कि ईच ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स विथ प्रोबेबिलिटी 0.8। तो कोई एक कंपोनेंट वर्क कर रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, और वर्क नहीं कर रही, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 होगी, है ना, independent of all other components. The minimum value of n for which system works with probability at least this. So तो मान लो कंपोनेंट जैसे x1, x2, xn ऐसा मान लो। तो each xi has a distribution बर्नौली 0.8। देखो ईच xi का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बर्नौली 0.8 है। मतलब बर्नौली में क्या है, 0 1 सपोर्ट होता है, 0 मतलब डज नॉट वर्क, 1 मतलब वर्क्स। तो इट वर्क विथ प्रोबेबिलिटी 0.8। ओके, अब ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, सिस्टम वर्क विथ प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0.97। अच्छा, क्या बाइनोमियल रहेगा, चेक करते हैं ना। सो तो सिस्टम वर्क का मतलब क्या है, मैनुअल नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं हमें, हम तो सीधे उससे सिस्टम वर्क मतलब एटलीस्ट वन ऑफ कंपोनेंट वर्क। तो मैं बाइनोमियल नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, जरूरी नहीं बाइनोमियल लगेगा यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। शुरू मुझे लग रहा था ऐसा होगा, बट यहाँ जरूरी, उसको छोड़ो, उसकी जरूरत भी नहीं है। सिस्टम वर्क मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, यही इसने लिखा था कि सिस्टम वर्क मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, एंड दिस प्रोबेबिलिटी 0.97। यहाँ से 1 माइनस कर लो, इसका क्या मतलब है, सो एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। यही है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, 1 माइनस, तो फर्स्ट कंपोनेंट डज नॉट वर्क और दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो फर्स्ट कंपोनेंट वर्क करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो डज नॉट वर्क 0.2। सेकेंड कंपोनेंट डज नॉट वर्क 0.2। सो नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क ना, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 0.2 होगी, एंड दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.97। यही है। सो नाउ मतलब सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन था, फिर यहाँ पे नन ऑफ द कंपोनेंट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं किया, बेसिक प्रोबेबिलिटी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर लो सिंप्लीफाई अब। तो 0.2 की पावर n ये आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 0.03। लॉग ले लो, तो लॉग लोगे तो n लेस देन इक्वल टू, लेकिन ध्यान रखना जब n लोगे तो लॉग 0.2। सो लॉग इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो लॉग लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब है जब तुम इसको राइट में भेजोगे, तो यहाँ इनइक्वलिटी चेंज होगी। वाई इनइक्वलिटी चेंज, व्हेन यू डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर इनइक्वलिटी चेंजेस। सो लॉग 0.2 इज़ अ नेगेटिव नंबर। अब कैलकुलेटर अलाउड है, यूज़ करो और द आंसर बताओ। सो n इज़ मोर देन इक्वल टू लॉग 0.03 अपॉन 0.20। ठीक है भाई, कैलकुलेटर यूज़ करो, बताओ ये क्या नंबर आ रहा है, लॉग 0 पॉइंट, लॉग मतलब ln, ठीक है, नेचुरल लॉग यूज़ करना। सो कोई भी ऐसे तो रेशियो लिया हमने, तो ठीक है, अभी ln ही लेता हूँ। तो ओके है भाई, देख लो। सो लॉग 0.03 अपॉन जो 0.20, इसका सिंप्लीफाई करके बताओ कौन सा नंबर आ रहा है ये। आई थिंक इतना ही क्वेश्चन था ना इस पेपर में। Sir, 2.18. ओके, 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब n की मिनिमम वैल्यू 3 होगी।
Yes, sir. ओके ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब n इज एटलीस्ट 3, ये ओके। चेक करना आंसर की से क्या है। तो ये अभी हमने 2000 पहले 16 का डिस्कस किया, फिर 2015 का, तो इसको सॉल्व करके देखो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में, अभी अगली क्लास में 2014 एंड 2013 का पेपर सॉल्व करके आओ। कल भी क्लास का टाइम यही रहेगा, 9 to 11 PM, ठीक है, ये होगा। उसके बाद डाउट क्लास होगी अभी भी 11 बजे से। तो ये कल ये डिस्कशन होगा, तो आप लोग सॉल्व करके आओ। ऑलरेडी पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसका हेल्प ले सकते हो। सॉल्यूशन बुक है ऑलरेडी, उसका भी हेल्प ले सकते हो। स्टिल यू आर, है ना, फेसिंग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, तो आप पूछो, ये है। सो कंप्लीट करो जल्दी, और उसके बाद आगे मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट होगा फिर। ठीक है, थैंक यू। आज ही स्टॉप करते हैं, फिर 11 बजे से डाउट क्लास स्टार्ट करेंगे।